नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इस समय, और उस प्रैक्टिस सेट में ये आर की क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है। इसमें आज हमारा होगा 14 नंबर सेट, और इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपका हम रिवीजन करवा रहे हैं, जिसमें हमारी ये पूरी कोशिश है कि आपके एग्जाम तक आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सकें और आप अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर सकें। कंटेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी आपको इस प्रैक्टिस सेशन के बाद फिर से दी जाएंगी। करंट अफेयर्स की भी पूरी एक सीरीज चलेगी जो दिवाली के बाद या दिसंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी हमारी, जो कंटिन्यूअस चलेगी और पिछले 6-7 महीने का करंट आपको हम पूरा देंगे। इसमें हमारी पूरी एक कोशिश है कि आपकी प्रिपरेशन में जो फैक्ट्स मिले, जो आपकी पढ़ाई हो वो जेन्युइन हो सके, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आप सबके पास रहता है लेकिन उसमें बहुत सारे एरर्स हैं। तो थोड़ा इस पर भी ध्यान देना है कि क्या पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट अपना हम लोग। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच और क्रुक्स कांच। देखिए पहली चीज तो कांच क्या होता है। कांच जो होता है ये सोडियम और पोटेशियम का ये एक, जब इनको उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसमें एक अक्रिस्टलीय मिश्रण प्राप्त होता है, और ये अक्रिस्टलीय जो मिश्रण होता है ये जल में तो विलेय होता है, ठीक है, लेकिन कई अन्य जो है उसमें क्या होता है, ये अविलेय होता है, ठीक है, और एक अपारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है ये। और यानी एक ऐसा मिश्रण हमको प्राप्त होता है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम देख तो सकते हैं सब कुछ, ठीक है, लेकिन ये एक परत है, एक प्लेट नुमा संरचना है। अब उसका अगर हम उस पर पॉलिश करते हैं तो दर्पण बन जाता है, उसको हम विशेष आकार देते हैं तो लेंस बन जाता है। लेकिन कांच क्या है, एक तरह से कांच क्या है, एक पारदर्शी संरचना है, कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो विभिन्न क्षारीय धातु के सिलिकेटों से मिलकर के बना होता है, जिनको कि उच्च ताप पर हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है। अब ये जो मिश्रण है आपका, ये चूंकि इसमें कई चीजों को मिला के बनाया जाता है और उसी आधार पर इनका अलग अलग क्या होता है, प्रकार होता है, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, अगर आपको हम कांच के बारे में क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो पराबैंगनी किरणों को काटता है। यहां काटता वाटता से मतलब कुछ नहीं है, वास्तव में एब्जॉर्प्शन से है। तो इस बेस पे देखा जाए तो आंसर आपका क्या होगा, क्रुक्स कांच। अब दो चीज समझिएगा, पराबैंगनी किरणें क्या है और क्रुक्स कांच क्या है। जो सूर्य का प्रकाश आता है सूर्य से, तो जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो आप जानते हैं ओजोन स्फीयर से होकर गुजरता है। ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और कम तीव्रता की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है, उसका यह प्रयास रहता है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पराबैंगनी किरणें तो यहां पर आती ही हैं। ये जो क्रुक्स कांच है इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि जो ये पराबैंगनी किरणें होती हैं इनको या तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है या इनकी दिशा का परिवर्तन कर देता है, या तो इनको अवशोषित कर लेता है या इनकी दिशा को क्या करता है, बदल देता है, और उसकी वजह से उसमें जो उसका रंग है वो भी परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए क्रुक्स कांच का इस्तेमाल धूप चश्मों के लेंस बनाने में भी किया जाता है, ठीक है, धूप चश्मों के लेंस बनाने का काम भी किया जाता है, ठीक है। चूंकि अब ये क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय मिश्रण है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई क्रिस्टल फॉर्म तो है नहीं, तो ऐसे में इससे प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि एब्जॉर्प्शन इसमें हो सकता है, और उस एब्जॉर्प्शन के कारण जो भी क्रुक्स कांच से बने हुए आपके धूप चश्मे के लेंस होते हैं, जब धूप के संपर्क में आते हैं तो हल्के गर्म भी हो जाते हैं, तो फिलहाल इसमें इसका क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा आपका डी। लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए सोडा कांच के बारे में। सोडा कांच जो होता है थोड़ा सा सॉफ्ट कांच में आता है, अगर गिर जाए या थोड़ा सा उस पर प्रेशर पड़ जाए तो इजीली वो टूट जाता है,
ठीक है, इसको हम सस्ता कांच होता है, इसको हम मीठा कांच भी, मृदु कांच भी कहते हैं, किसको? सोडा कांच को। जहां तक जेना कांच की बात है, ये एक अच्छी क्वालिटी का कांच होता है, ये एक अच्छी क्वालिटी का ग्लास होता है, ठीक है। और इसका उपयोग जो होता है विभिन्न तरह के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ कौन से? ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका इस्तेमाल जो है वो ऐसे रासायनिक उपकरण जिनका इस्तेमाल लैब में हम लोग करते हैं, ठीक है, रसायनों के उसके लिए करते हैं, रासायनिक पात्र कह सकते हैं आप, बनाने में करते हैं, वो जेना कांच होता है, ठीक है। और मोस्टली ये जिंक और बेरियम श्रेणी का कांच माना जाता है। कौन? ये जेना कांच। जहां तक पायरेक्स की कांच की बात है, ये बेरियम सिलिकेट, ठीक है, या बोरोसिलिकेट ग्लास जैसा होता है, इसीलिए इसको हम बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहते हैं, बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। पायरेक्स कांच की रासायनिक जो एक प्रभाव सहने की क्षमता होती है, यानी जो केमिकल डाले इसमें, तो केमिकल अगर कोई पड़ता है तो उसको सहने की क्षमता इसमें काफी ज्यादा होती है, किसमें? पायरेक्स कांच में, ठीक है। और टेम्परेचर को सहने की क्षमता भी इसमें काफी ज्यादा होती है, इसीलिए ऐसे जो है उपकरण जिनको लैब में गर्म करना होता है, और वो उनको जिसे चूंकि उनके ग्लास का इस्तेमाल इसलिए होता है कि उसको हम जब गर्म करें तो उसमें जो भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही है उसको हम देख भी सकें, लेकिन फिर भी वो मेल्ट जल्दी नहीं होते हैं, पिघलते जल्दी नहीं है। उनमें द्रव तो पिघलता है, केमिकल तो पिघलता है, लेकिन फिर भी वो जो है मेल्ट नहीं होते हैं। उनका निर्माण भी पायरेक्स कांच से होता है। फिलहाल धूप चश्मों के लेंस किससे बनाए जाते हैं? क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं, और पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता ये रखता है, या अधिक धूप को अवशोषित करने की क्षमता ये रखता है। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? एवोगैड्रो परिकल्पना, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण। एवोगैड्रो परिकल्पना क्या है? एवोगैड्रो साहब ने, आप जानते हैं कि एक तो मूल की परिभाषा दी थी। एवोगैड्रो साहब की जो संकल्पना थी वो गैसों पर थी, ठीक है, गैसों पर थी, ठीक है। और उस संकल्पना का यहां फिलहाल कोई मतलब नहीं है, रॉकेट में उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आप जानते हैं, लेंज ने दिया था, जिसमें लेंज ने क्या बताया था कि कोई भी जो परिघटना होती है वो परिघटना हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वो उत्पन्न होती है, ठीक है। यानी जैसे विद्युत ही है, तो जिस कारण से विद्युत उत्पन्न होती है हमेशा उस कारण का वो विरोध करती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, लेंज का नियम है, जिसका यहां पर कोई मतलब नहीं है। बर्नौली की प्रमेय आप लोग जानते होंगे। बर्नौली की प्रमेय यह कहती है कि जब कोई आदर्श गैस अथवा द्रव अथवा वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको अगर हम इसकी मीनिंग को हम इजी करें, भावार्थ में कहें, तो आप ये कह सकते हैं जहां दाब कम होता है वहां वेग अधिक होता है, और जहां दाब अधिक होता है वहां वेग कम होता है, ठीक है। तो इसका दाबांतर सिद्धांत पर कोई मतलब यहां पर नहीं है, क्योंकि रॉकेट दाब के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, दरअसल संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? न्यूटन के सेकेंड लॉ और न्यूटन के थर्ड लॉ को एक तरह से मिला के बनाया गया है, ठीक है। और इसमें संवेग संरक्षण क्या सिद्धांत क्या कहता है? ये जैसे न्यूटन का तीसरा नियम कहता है क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो होता क्या है कि मान लीजिए ये कोई आपका रॉकेट है, और इस रॉकेट में जो गैसें हैं वो तीव्रता से क्या हो रही हैं? निकल रही हैं। तो क्या करता है? गैसें छोड़ता है। तो जिस तीव्रता से गैसों को छोड़ेगा पीछे की तरफ, उसी तीव्रता से गैसों के द्वारा इसका प्रतिक्रिया बल लगाया जाएगा, किस पर? रॉकेट की तरफ। और रॉकेट क्या होता है? उस जो है अपने आगे की दिशा में बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि किन्हीं भी दो निकायों पर, एक निकाय पर या एक से अधिक निकायों पर जो
बल लगाया जाता है, उन दोनों निकायों पर जो बल की मात्रा होती है, ठीक है, वो बल की मात्रा इस प्रकार रहती है कि उनका जो संवेग होता है वो क्या होता है, संरक्षित रहता है, इक्वल रहता है। यानी संवेग क्या है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही क्या होता है, संवेग होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, दोनों ही निकायों पर संरक्षित रहता है, मतलब एक जैसा होता है, यानी एक समान वेग से क्या होता है, ये रॉकेट ऊपर चलता हुआ चला जाता है, ठीक है ना। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है आपका। इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा, ठीक है। यानी जो रॉकेट है हमारा, ये रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। वो किस विधि से होता है, संचालन से, संवहन एवं विकिरण से, तीसरा कह रहा है ए और बी दोनों से, तीसरा कह रहा है कि ए और बी दोनों से। अब अगर क्वेश्चन के आधार पर देखा जाए तो थोड़ा सा यहां समझने की जरूरत है कि संचालन क्या है, संवहन क्या है और विकिरण क्या है। दरअसल जो उष्मा का संचरण होता है वो 3 विधियों से होता है। उष्मा का संचरण जो होता है, पहली चीज तो जान लीजिए कि उष्मा के संचरण के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, ठीक है ना। क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, यानी मीडियम चाहिए। बिना मीडियम के जो है, बिना मीडियम के उष्मा का संचरण नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये मीडियम क्या हो सकता है, मीडियम ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, कुछ भी मीडियम हो सकता है। लेकिन ठोसों में जो उष्मा का संचरण होता है वो चालन से होता है, गैसों में उष्मा का संचरण और द्रव में, दोनों में संवहन से होता है, चालन यानी कंडक्शन, और तीसरा है विकिरण, विकिरण यानी रेडिएशन, विकिरण यानी रेडिएशन, ठीक है ना। तो ये विकिरण द्वारा उष्मा का संचरण किसमें होता है, जैसे सूर्य से उष्मा हमें कैसे मिलती है, विकिरण से। यानी विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और क्योंकि ये उच्च ऊर्जा वाली तरंगे हैं इसलिए इनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिएगा आप यहां पर कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो किस में हुआ, चालन से हुआ, संवहन से हुआ कि विकिरण से हुआ, ये कह रहा है, या फिर दोनों से हुआ। आंसर इसमें होगा सी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि थोड़ा थर्मस फ्लास्क के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा। देखिए जो थर्मस फ्लास्क बनाया जाता है ये हमेशा 2 परत वाला होता है, ये हमेशा 2 परत वाला होता है। एक ये अंदर से है और ये उसी पर क्या किया गया है, बाहर से एक और परत। इसलिए देखिए जो थर्मस फ्लास्क होता है अगर कहीं से भी उस पर दाब पड़ जाता है बाह्य, तो क्या होता है, वो दब जाता है, पिचक जाता है। इनको बीच में ऐसे कुछ पदार्थ जो कि इंसुलेटर के तौर पर होते हैं उनको लगा करके क्या किया जाता है, ऐसे इसके साथ में पेस्ट किया जाता है जिससे कि ये इसके साथ में सधा रहे, ठीक है ना। ऐसे लगा करके बीच बीच में ये इंसुलेटर होता है जिससे कि उष्मा का संकोचन कम होता है। अब देखिए इन 2 दीवारों के बीच में, इन 2 दीवारों के बीच में अगर ये मेटल हैं, ठोस पदार्थ हैं, तो ठोस पदार्थों में उष्मा का संचरण किससे होता है, चालन विधि से होता है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, क्या कह रहा है, तरल, लिक्विड कह रहा है ना, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो लिक्विड जो है, लिक्विड की जो गर्मी है, अब ये चूंकि लिक्विड तो जा नहीं रहा है, तो लिक्विड के अंदर जो गर्मी है, जो लिक्विड की गर्मी अंदर से यहां ट्रांसफर होती है, वो किस तरह से होती है, वो संवहन से होती है, संवहन से होती है। लेकिन थोड़ी बहुत जो गर्मी इस दीवार से इस दीवार की तरफ जाएगी, ठीक है ना, या बाहर से अंदर की तरफ आने की कोशिश होगी, वो किस विधि से होगी, विकिरण से होगी, ठीक है ना।
विकिरण से होगी। तो जाहिर सी बात है ना कि चालन भी होगा, इसमें संवहन भी होगा, इसमें विकिरण भी होगा। ठीक है, क्यों नहीं होता है? थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें चालन भी नहीं होता, इसमें संवहन भी नहीं हो पाता, इसमें विकिरण भी नहीं हो पाता। यानी आंसर क्या सही होगा? इसमें आंसर आपका ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, आंसर क्या सही होगा? ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जेबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? जेबी नार्लिकर, इन्होंने यह बताया था कि यह विज्ञान नहीं है। क्या विज्ञान नहीं है? नैनो टेक्नोलॉजी, ब्रह्मांडिकी, ठीक है, यानी एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहा है, ठीक है, खगोल की, जियोलॉजी की बात कर रहा है, या ज्योतिष। तो इसका आंसर होगा ज्योतिष। क्या होगा? ज्योतिष। ज्योतिष के बारे में नार्लिकर साहब ने कहा था, देखिए विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान हम सामान्य भाषा में अगर कहें तो उसे कहते हैं जिसमें हमें प्रयोगों के पश्चात जो परिणाम हो वो कंफर्म हो। यानी जैसे अगर आर्किमिडीज का सिद्धांत है तो आर्किमिडीज का सिद्धांत सार्वभौमिक होगा, यानी वो यहां लागू होगा तो यूरोप में भी लागू होगा, वो अमेरिका में भी लागू होगा, वो इंग्लैंड में भी लागू होगा। इंग्लैंड का कोई सिद्धांत है फिजिक्स का तो यहां भी अगर न्यूटन का नियम है तो न्यूटन का नियम खोजा गया वहीं पर, लेकिन लागू कहां हो रहा है? हर जगह लागू हो रहा है। यानी विज्ञान प्रयोगों के निष्कर्षतः हमेशा वही आए, हर उस जगह पर बराबर आए। ठीक है, यानी उसके जो प्रयोग हैं, उसके जो परिणाम हैं, वो परिणाम हर जगह पर क्या हो? समान हो, बराबर हो, उसे कहते हैं विज्ञान। यानी जिस सिद्धांत पर कोई चीज यहां काम कर रही है उसी सिद्धांत पर वो हर जगह पर काम करे, यही क्या होता है? विज्ञान होता है। लेकिन ज्योतिष के साथ ऐसा है नहीं। ज्योतिष एग्जैक्टली आपको ये बता नहीं सकते है कि यही होगा, जबकि विज्ञान ये कह सकता है कि इस सिद्धांत पर यह चीज है तो ऐसे होगी। यानी अगर आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर देखा जाए तो कि अगर कोई भी नाव नदी के जल से समुद्र के जल में प्रवेश करेगी तो उसका अगला सिरा ऊपर उठ जाएगा। क्यों उठ जाएगा? क्योंकि उन्होंने साफ साफ बताया कि हटाए गए द्रव का भार क्या होना चाहिए? वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए, तभी बस तैरेगी। लेकिन अगर हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से, हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से अधिक हो जाए तब क्या हो जाएगा? तो ऐसे में जो वस्तु है वो द्रव की सतह पर तैरेगी, एकदम ऊपर तैरेगी। और चूंकि नदी के जल की तुलना में समुद्र के जल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, यानी उसका भार क्या हो जाएगा? फिर घनत्व अधिक तो भार भी ज्यादा हो जाएगा, उसका भार ज्यादा होता है, इसलिए कम द्रव हटाया जाता है लेकिन वो उसका भार ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से अगर कोई नाव या जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो क्या होता है? उस सतह पर तैरने लगता है, क्योंकि हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से अधिक होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने ये इसलिए बताया कि अब ये हर जगह पर लागू होगा। अब अगर जैसे आप पहुंच गए काला सागर, ठीक है ना, आप पता चला वहां तैरने लगे, अब वहां कोई डूबता ही नहीं है। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि वहां इतना साल्टी वाटर है, यानी इतना ज्यादा उसमें मिसलेनियस चीजें मिली हुई हैं कि उसके द्रव का भार बहुत ज्यादा है। अब द्रव का भार अगर बहुत ज्यादा है तो आप मस्ती से तैरिए, क्योंकि आप डूबेंगे ही नहीं, क्योंकि हटाए गए द्रव का भार क्या हो जाएगा? वस्तु के भार से काफी अधिक हो जाएगा। तो वो भैया वो सिद्धांत हर उस जगह पर लागू होगा। ज्योतिष में ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है कि यही होगा। कोई भी ज्योतिषी आपको आपका पिछला बैकग्राउंड तो बता सकता है, कहां से बताता है भगवान जाने, लेकिन भविष्य के बारे में आपकी सटीकता से कोई नहीं कह सकता कि आप आरओ निकाली लेंगे, आप आईएएस बनी जाएंगे, पीसीएस बनी जाएंगे। कोई सटीकता से कह सकता है क्या? कोई भी नहीं कह सकता है। अगर नहीं कह सकता है तो विज्ञान नहीं है। इसलिए ज्योतिष के बारे में उन्होंने कहा था, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि एंटीना छोटा होता है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। कह रहा आंसर एक सही है, एक और दो सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सभी सही हैं। अब अगर देखा जाए तो आप मिलाइए आंसर को। एंटीना छोटा होता है या नहीं होता है? एंटीना छोटा होता है या नहीं होता है? तो भाई
आपने अपने घर में केवल एक डिश लगा रखी, उस पर आपने एक लेंस सिस्टम लगा रखा, ठीक है ना, और इससे आप देख रहे हैं। जबकि अगर पहले आप जाएं, पहले जब केबल, जहां से केबल से प्रसारण होता था, तो एक बड़ा सा एंटीना ऐसे वो लगाया रहता था, और उसमें पूरा घर में बड़ा सा छत पर लगाया रहता था इस तरह से, और फिर वहीं से वो पहले चैनल को, सारे चैनल को लेता था, उसके बाद फिर वो केबल से घरों घरों में प्रसारित करता था। अब क्या किया आपने, अब आपने क्या किया, अब जो है आपने केवल घर में एक छोटा सा ऐसे एंटीना आपके लगा दिया गया, और इस छोटे से एंटीना के माध्यम से, इस छोटे से एंटीना के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, अपने घर में टेलीविजन को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा एंटीना नहीं होता है, तो क्लियर है कि हाँ भाई ये तो सही है। अगला देखिए, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, बिल्कुल, क्योंकि द्रव की बूंदें होती हैं, और उन द्रव की बूंदों में अवशोषण करने की ऊर्जा को, भाई कोई बात, जाहिर सी बात है, अगर वो लिक्विड में है, तरल अवस्था में है, बादल की अवस्था में है, तो ठंडा होता है, और ऊर्जा का नाम ही है, तरंग है मतलब ऊर्जा है, उनमें एनर्जी लेवल काफी ज्यादा है। तो अगर वो उसके संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, उनकी उष्मा को, उनकी ऊर्जा को, उनकी एनर्जी को अवशोषित तो कर ही लेंगी ना, तो ये भी सही है। अब अगर उनका एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, उनकी तीव्रता जो है वो कम हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा को निकाला जाएगा, कोई भी काम कर रहे होंगे, उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा कह रहा है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं, बिल्कुल। अब मान लीजिए कि ये आपकी वेव्स आ रही हैं, ये क्या है, ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपकी क्या आ रही हैं, तरंगे आ रही हैं, ठीक है, और ये आपके वाटर कंटेंट है। तो पहली चीज तो क्या है, अगर ये यहां से आ रही हैं तो इनका मीडियम क्या है, दूसरा है, और इसका मीडियम क्या है, दूसरा है। ये मीडियम क्या होगा, रेयर मीडियम होगा, यानी क्या होगा, विरल माध्यम होगा। यहां पर आने पर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा, यानी सघन माध्यम हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है भाई, दो ही चीज होता है, विरल से सघन जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, यानी अपने मूल मार्ग से क्या होगा, अपवर्तन तो होगा ही होगा, विचलन तो होगा ही होगा। अब अगर अपवर्तन होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो सकता है, इससे परावर्तन भी हो सकता है, यानी इन सब के माध्यम से चाहे जो भी होगा, इतना क्लियर है कि क्या होगा इसमें, इतना तो क्लियर है कि भाई वो विचलित होंगी, यानी अपने मूल मार्ग से क्या होंगी, हटेंगी। और अगर ऐसा होगा तो आपके एंटीना तक आने में समस्या उनको होगी या नहीं होगी, समस्या होगी ना, इस एंटीना तक आने में समस्या होगी, आपका लेंस उनको कहां से जो है एक्सेप्ट कर पाएगा। जाहिर सी बात है कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि तो तीनों घटनाएं होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसमें डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसमें, डी हो जाएगा, यानी तीनों ही घटनाएं फिलहाल होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, निम्नलिखित में किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, विकिरण यानी रेडिएशन, संवहन यानी कॉन्वेक्शन, चालन यानी कंडक्शन, इनमें से कोई नहीं। किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, देखिए चालन विधि से उष्मा का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो ठोसों में होता है। किसमें, ठोसों में होता है। तो जाहिर सी बात है कि ठोसों में उष्मा का संचरण तभी हो पाएगा जब क्या हो जाएगा, जब क्या होगा, चालन होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए माध्यम चाहिए। संवहन विधि से उष्मा का जो संचरण होता है वो द्रव और गैसों में होता है, इसके लिए भी माध्यम चाहिए। लेकिन विकिरण विधि जो होता है, विकिरण विधि से उष्मा का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
अब माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? और क्योंकि विकिरण विधि से ऊष्मा का संचरण किसमें होता है? वेव्स में होता है, ठीक है ना, वेव्स में होता है, तरंगों में होता है। उच्च ऊर्जा वाली जो तरंगें होती हैं उनमें होती है। सूर्य से ऊर्जा जो मिलती है, ठीक है, जो मिलती है वो किससे मिलती है? सूर्य से ऊर्जा हमें इसी विकिरण विधि द्वारा ही होता मिलती है, ठीक है, विकिरण विधि से ही मिलती है। एक्चुअली माध्यम की आवश्यकता होती किसको है? एक्चुअली माध्यम की आवश्यकता उन्हें होती है जिनमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है। सूर्य से आने वाला जो विकिरण है उसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए तो प्रकाशित तरंगों का वेग बहुत ज्यादा होता है। जिनका वेग ज्यादा है इसका मतलब यह है कि उनमें ऊर्जा की मात्रा ज्यादा है। अगर उनमें ऊर्जा की मात्रा ज्यादा है तो उनको माध्यम की क्या जरूरत है? अच्छा ऐसे समझिए आप, मान लीजिए मैं कोई बूढ़ा आदमी हूं, मैं बूढ़ा आदमी हूं तो मुझे चलने के लिए क्या चाहिए? कोई सहारा दे दे तो जरूरत है ना, कोई सहारे की, कोई सहारा दे दे तो मैं सड़क आराम से पार कर जाऊंगा। मैं थोड़ा कम बूढ़ा हूं तो थोड़ा हल्का सहारा दे देगा तो भी मैं पार कर जाऊंगा, कोई बच्चा भी सहारा देगा तो भी पार कर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं यंग स्टेज में हूं, आराम से चल फिर सकता हूं, सब कुछ ठीक है मेरा, फिर भी हमको आप पकड़ के सड़क पार कराने लगे तो हमारे लिए उस माध्यम बनेंगे कि आप अवरोध बनेंगे? माध्यम में जाहिर बात अवरोध बनेंगे। तो इसीलिए विकिरण विधि में क्या होता है, अगर इसमें माध्यम आ गया, जैसे प्रकाशीय किरणें आती हैं पृथ्वी पर सूर्य से, तो ये माध्यम में अवरोध होता है। ये माध्यम जो है ये माध्यम के लिए अवरोध पैदा करता है, इसीलिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। लेकिन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? माध्यम के कणों और उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करती हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें ऊर्जा की मात्रा ज्यादा है उसके लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो विकिरण विधि से ऊष्मा का संचरण होता है उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, अंध बिंदु पर। समझिएगा, ये आपका आईबॉल है, ये कॉर्निया है, ये आईबॉल है और ये कॉर्निया है, और यहां ये देख रहे हैं आप ये रेटिना है। ये क्या है? रेटिना है आपकी। इसी रेटिना पर क्या है? आपका प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, ये प्रकाशीय किरणें आ रही हैं, किसी भी वस्तु की प्रकाशीय किरणें आ रही हैं। इसमें एक्चुअली प्रतिबिंब जो बनना चाहिए वो कहां बनना चाहिए? जो प्रतिबिंब बनना चाहिए एग्जैक्टली वो कहां बनना चाहिए? यहां बनना चाहिए। यहां पर, कहां पर? जहां पर रेटिना आपकी है, जहां पर रेटिना आपकी है। अगर यहां पर दोनों मिल रही हैं इसका मतलब प्रतिबिंब यहां पर बना, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे देखिए, अगर प्रतिबिंब कहां बना? अगर प्रतिबिंब यहां बन गया, ये पिक्चर यहां बन गई और ये रेटिना है, तो इसे क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष, यानी मायोपिया। इसे क्या कहेंगे? मायोपिया, क्योंकि रेटिना से पहले बन गया। अगर रेटिना से पहले बन गया तो क्या कहेंगे? मायोपिया। मायोपिया, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। लेकिन अगर प्रतिबिंब क्या हो गया? रेटिना से दूर बन गया तो उसे क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, ठीक है, यानी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब ये क्या बना? ये मायोपिया का एग्जाम्पल हुआ, रेटिना के आगे बन रहा है। लेकिन अब अगला देखिए जरा, अगर प्रतिबिंब
यहां बन गया, ये पिक्चर यहां बन गई। अगर पिक्चर यहां पर बन गई तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हाइपरमेट्रोपिया बना, यानी रेटिना के आगे बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में जो पिक्चर होती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, दूर दृष्टिदोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहां बनता है, तो अभी मैंने क्या बताया, दूर दृष्टिदोष में रेटिना के आगे। अगर यहां बन रहा है प्रतिबिंब तो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, दूर दृष्टिदोष हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना के आगे। क्या हो जाएगा आंसर, इसमें रेटिना के आगे बनेगा। ठीक है, रेटिना के आगे बनता है, रेटिना पर बनेगा तो एकदम आपकी आंख ठीक है। रेटिना के पीछे बनेगा, यानी सॉरी एक मिनट, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे मतलब क्या बताया था अभी आपको, मायोपिया हो जाएगा। और अगर ये क्या बना, रेटिना के पीछे बन रहा है ना, भाई जैसे मान लीजिए मैं हूं, कोई इधर से आए तो क्या कहेंगे, मेरी तरफ आ रहा है ना। कोई इधर से जाए तो क्या कहा जाए, मेरे पीछे चला गया ना। भाई मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो इधर जो चीजें आएंगी मेरे, अब ऐसे ही यहां पर है, तो जो यहां पर बनेगी पिक्चर रेटिना के आगे बनेगी। जो यहां बन रही है पिक्चर, क्या रेटिना के पीछे बन रही है, तो क्या होगा, रेटिना के पीछे। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी आंसर इसमें सही होगा। ठीक है, आइए, साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है विद्युत ऊर्जा, कृत्रिम मौसम, ध्वनि, पर्दे पर चित्र। तो इसका इस्तेमाल कृत्रिम मौसम जो है बनाने में किया जाता है, साइटोट्रॉन। ठीक है, इसको हम एक पहले के किसी वीडियो में इसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए यहां पर इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, साइटोट्रॉन किसमें आता है, कृत्रिम मौसम के उसमें आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनेमो पहले यूज होता था, अभी भी कुछ जगहों पर यूज होता है, लेकिन आजकल डायनेमो के स्थान पर गाड़ियों में क्या इस्तेमाल होता है, अल्टरनेटर इस्तेमाल होता है। अल्टरनेटर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब डायनेमो की जगह गाड़ियों में अल्टरनेटर इस्तेमाल होता है और इसकी चार्जिंग कैपेसिटी इसकी लगभग 20 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, डायनेमो धीरे चार्ज करता है बैटरी को, जबकि अल्टरनेटर बहुत तेज से चार्ज करता है। क्वेश्चन कह रहा है डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। एक्चुअली डायनेमो को कौन चलाता है, अल्टरनेटर को कौन चलाता है, गाड़ी का इंजन चलाता है। इंजन जब चलता है तो उसी के साथ एक बेल्ट लगी होती है, वो चाहे डायनेमो हो चाहे वो अल्टरनेटर हो, उसका काम होता है बैटरी को चार्ज करना, बैटरी को चार्ज करना। तो क्या बनाएगा, इंजन चल रहा है, इसका मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी है, विद्युत जो यांत्रिक ऊर्जा है, और उससे क्या बनेगी, बिजली बनेगी। अगर इस डायनेमो से डायरेक्ट जोड़ दें आप जो है वायर को, तो जैसे स्कूटर वगैरह पहले होता था जिसमें बैटरी नहीं होती थी, जो पहले वाला स्कूटर आता था बजाज का। ठीक है, तो जैसे जैसे गाड़ी का स्पीड कम होगी, गाड़ी की स्पीड, आपकी लाइट कम हो जाएगी। गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी गाड़ी की जो लाइट है उसकी वो बढ़ जाएगी। जैसे ऐसी गाड़ियां अभी भी जिनमें बैटरी नहीं होती है, डायरेक्ट चलती हैं वो, तो उसमें वो सीधे डायनेमो से ही चलती हैं वो। ठीक है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर गाड़ी धीमी हुई तो लाइट आगे कम हो जाएगी, लाइट कम हो जाएगी तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, उससे आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैं कुछ पेज लेकर के आपको यहां पर एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। जैसे जो ये डायनेमो है, डायनेमो का काम क्या है, डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, माइक्रोफोन का काम क्या है, माइक्रोफोन जिसमें हम लोग बोलते हैं,
माइक्रोफोन का काम है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अब आवाज किससे निकलती है? लाउड स्पीकर से। लाउड स्पीकर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को, जो विद्युत ऊर्जा आई, विद्युत ऊर्जा को किसमें? ध्वनि ऊर्जा में बदलना, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर क्या करता है? अभी हो सकता क्वेश्चन आ गया है। ट्रांसफार्मर एसी की वोल्टता को, एसी की वोल्टता को कम या अधिक करता है। एसी की वोल्टता को कम या अधिक करता है, ठीक है। इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर क्या करता है? एसी को डीसी में और फिर डीसी को एसी में बदलता है। एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलता है, ठीक है ना। और एक और उपकरण होता है जो एसी को डीसी में बदलता है। जो एसी को डीसी में बदलता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं उसको? रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर होता है जो क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। जैसे आपकी टीवी वगैरह होती है, टेलीविजन वगैरह, तो चलती तो लाइट से, चलती तो इलेक्ट्रिसिटी से है, लेकिन उसके अंदर क्या लगा होता है? रेक्टिफायर लगा होता है। ये रेक्टिफायर क्या करता है? इसको, एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। लेकिन वो डीसी को एसी में बदल नहीं पाता, जबकि इन्वर्टर क्या करता है? एसी को डीसी में, डीसी को एसी में बदलता है, ठीक है। तो थोड़ा इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। बैरोमीटर, एनेमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंड वेन, ठीक है। विंड वेन आप लोग इसको पहले जानते हैं। बैरोमीटर आप जानते हैं, बैरोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब की माप की जाती है। बैरोमीटर से क्या कहते हैं? इससे वायु दाब को मापा जाता है, ठीक है। और इसी से आपको ये मालूम चलता है कि आंधी तूफान क्या आने वाला है। जो एनीमोमीटर होता है, इसमें जो एनीमोमीटर होता है, इसी के द्वारा वायु की गति को मापा जाता है, ठीक है। वायु की गति को मापा जाता है, ठीक है। लेकिन एक तीसरा भी होता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो होता है, इसमें इसके द्वारा द्रव के घनत्व, घनत्व यानी डेंसिटी, द्रव के घनत्व की माप की जाती है, ठीक है। द्रव के घनत्व की माप की जाती है। मोस्टली इसमें जल का घनत्व मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जल का घनत्व मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बताऊंगा क्यों मापने की जरूरत पड़ती है, किन किन कामों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। और जो विंड वेन होती है, इससे वायु की दिशा की माप की जाती है। वायु की दिशा की माप की जाती है। जो विंड वेन होती है हमारी, वायु की दिशा की माप की जाती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। फिर लिखा है मैंने आपको, वायु की गति किससे मापी जाती है? वायु की जो गति है वो किससे मापी जाती है? वायु की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जहां पर आपको
ये चीज याद करना जरूरी है। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कई चीजें मिले, ये बहुत जरूरी है कि एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, लेकिन साथ में आपने जाना वायु की गति के बारे में, क्वेश्चन पूछ रहा है वायु की गति के बारे में, लेकिन आंसर आपको और भी कई चीजों का मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो आप जानते होंगे, आप लोग मेडिकल साइंस ने भी क्लियर कर दिया है कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम है। इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम क्या होगा? अब अगर आप इसका फार्मूला से निकालें, क्या F = F-32, ठीक है, अपॉन 100 करके अगर आप इसको निकालेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे, ठीक है, और डिग्री सेंटीग्रेड को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 36.89। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 36.89, क्योंकि जब 98.6 था तब क्या था आपका डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर क्या था? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब याद रखिएगा, अब बदल जाएगा। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट हो गया है, ठीक है, 4 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 36.89। जिन्हें फार्मूले में निकालना आता है वो तो ठीक है, अगर जिनको नहीं आता है वो ये दोनों को रट लें, क्योंकि अब ये अगर फ़ारेनहाइट में पूछा गया, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा गया तब तो ये ठीक है, अगर ये सेंटीग्रेड में पूछा गया तो ये ठीक है, क्योंकि दोनों ही डिजिट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि पहले वाली आपको याद होगी, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ये वाली याद ना हो। इस डिजिट को आप याद कर लीजिए, ठीक है। क्या होगा इसमें? आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, अर्धचालक, दो शब्द यहां पर आ रहे हैं। अर्धचालक इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भारत में अब तक नहीं बनता था, लेकिन अब सेमीकंडक्टर बनाने पर सरकार बहुत जोर दे रही है। कई सारी फैक्ट्रियों, उद्योगपतियों ने यहां पर प्रोजेक्ट लगाना शुरू कर दिया है और हम अपना सेमीकंडक्टर बनाना शुरू कर दिए हैं, बहुत तेज आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अर्धचालक उसे कहते हैं, देखिए, एक होता है चालक और एक होता है कुचालक। एक क्या होता है? एक होता है चालक, एक क्या होता है? कुचालक। यानी एक हुआ कंडक्टर और एक क्या हुआ? बैड कंडक्टर। कंडक्टर वो हो जिसमें आसानी से उष्मा का चालन, उष्मा उसमें संचरित हो सके। बैड कंडक्टर वो हुआ जिसमें से बहुत मुश्किल से ऊर्जा का संचरण हो सके। इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है? इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है? अर्धचालक, ठीक है, यानी सेमीकंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि उष्मा संचरित तो होगी, लेकिन कुचालक से ज्यादा होगी और चालक से कम होगी, ठीक है ना। अब कोई चीज, किसी चीज में उष्मा का संचरण बिल्कुल नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, इसका मतलब उसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। जैसे कोई मेला लगा हुआ हो, उस मेले में आप जा रहे हैं तो उस मेले में आप घुस नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब मेले में भीड़ बहुत ज्यादा है और भीड़ का प्रतिरोध इतना ज्यादा है कि आप घुस नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज इसके साथ से हुआ कि अगर ऊर्जा जाना चाहती है, ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है इतना ज्यादा प्रतिरोध है चालक के परमाणुओं का कि उनसे अगेंस्ट में वो फाइट नहीं कर पा रहे, नहीं जा पा रहे हैं, तो कुचालक हो गया। जिसमें आसानी से ले जाए, मेले में भीड़ बिल्कुल नहीं है, आप प्रवेश कर जाएंगे, तो वो क्या हुआ? चालक। इसमें विद्युत की खपत बहुत ज्यादा होगी, इसमें विद्युत की खपत बहुत कम होगी, क्योंकि बहुत कम ही जा ही पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अर्धचालक वो है जो इनके बीच की स्थिति होती है, यानी ना तो विद्युत की खपत बहुत ज्यादा होगी और ना ही उनमें विद्युत की खपत बहुत कम होगी, ठीक है, ना ही उसमें विद्युत की खपत बहुत कम होगी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर इनमें ये जो अर्धचालक हैं हमारे, ये हमारे ऊर्जा की बचत के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इनसे हमारी ऊर्जा की बचत बहुत होती है। आजकल देखे होंगे, पहले 3 सेल की टॉर्च होती थी, 2 सेल की टॉर्च होती थी, 5 सेल की टॉर्च होती थी, पर कोई भी टॉर्च जो है वो 1 महीने से ऊपर नहीं चलती थी। पर आजकल आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर का यूज हो गया है,
तो पतले पतले सेलों की टॉर्च रहती हैं और वो टॉर्च जो है वो लंबे समय तक चलती हैं, ठीक है, 2, 4, 6 महीने तक चलती हैं। आज आपकी जितनी भी एलईडी वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं, सब जगहों पर सेमी कंडक्टर का यूज किया जा रहा है, इससे आपकी विद्युत खपत बहुत कम हो गई है। लेकिन एक्चुअली जब इनका तापमान बढ़ाया जाता है, ठीक है, अब प्रमुख अर्धचालकों की बात करें, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, सेलेनियम है, कुछ कार्बन है, तो इनमें अगर जो है इनका ताप बढ़ेगा, यानी अगर इनको गर्म किया जाएगा तो इनका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। अगर इस अर्धचालक को हम क्या करेंगे, हॉट करेंगे या इनको हम टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनका जो प्रतिरोध होगा वो बहुत कम हो जाएगा। और अगर प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्या कह रहा है सर, कुछ विकल्प क्या कह रहा है, घटता है या बढ़ता है, क्या है, अगर प्रतिरोध कम हो जाएगा तो विद्युत की खपत भी बढ़ जाएगी, लेकिन जब ताप कम होगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध इनका फिर से जो है वो बढ़ जाएगा। यानी ताप बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, कि घट जाता है। अगर किसी अर्धचालक को ताप देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अर्धचालक को ताप देंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और अगर जो है ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आपने सेमी कंडक्टर क्या होता है ये समझ लिया, रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझ लिया। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर जो है कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युक्तियों में से किसकी मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसकी मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लगभग सभी लोग जानते होंगे, रेडिएटर का इस्तेमाल होता है। कार में क्या लगा होता है, रेडिएटर लगा होता है, और इस रेडिएटर में कूलेंट भरा होता है। आजकल कूलेंट का अब इस्तेमाल होता है, पहले रेडिएटर में पानी डाला जाता था, पानी तो कम ठंडा कर पाता था, इसकी वजह से गाड़ियों की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जो है उसमें लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। क्या करते हैं इसमें हम मोस्टली तरल सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, और तरल सोडियम बहुत ही ठंडा होता है, जिसकी वजह से इंजन क्या होता है, उतना गर्म नहीं हो पाता है और अच्छा काम करता है, ठीक है। बाकी ये जानते होंगे पॉलीग्राफ एक टेस्ट होता है, ठीक है, जो झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। टरबाइन आप जानते हैं वो युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी इसी से हमारी जो है विद्युत बनाई जाती है, ठीक है, टरबाइन से। फिलहाल इसमें आंसर क्या सही होगा, 13 में सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मरीचिका का बनना उदाहरण है अपवर्तन का, परिक्षेपण का, कुल आंतरिक परावर्तन का। कुल को आप क्या कह सकते हैं, और पॉपुलर टर्म है इसमें हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें ये थोड़ा सा इसमें विकल्प उन्होंने गलत कर दिया है, मैं सही कर दे रहा हूं इसको। ये जो डिफ्रैक्शन यहां लिखा है इन्होंने, ये गलत है एक्चुअली। ये डिफ्रैक्शन इसका है ये, ठीक है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये इसका, ये इंग्लिश लिखी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसका उदाहरण है मरीचिका। मरीचिका यानी मिरेज, और मिरेज यानी पानी का भ्रम, पानी होने का भ्रम, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मिरेज। जैसे आप अप्रैल में या मई के मंथ में आप कहीं जा रहे हो सड़कों पर, तो आपको आगे पानी जैसा दिखाई पड़ता है सड़क पर, आपको समझ नहीं आता कि पानी कहां से आ गया, गाड़ी आप धीमी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन पता चलता है अरे तो मिरेज बन रही है, पानी नहीं है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, यानी इसमें विकल्प क्या सही होगा, सी सही होगा। याद रखिएगा इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग लिखी हुई है,
तो किसके कारण से होता है भैया? ये मिरेज किससे बनती है? यहाँ लिख दे रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से होती है। ठीक है, मैंने कहा ना अभी आपको कि गाड़ियां आप धीमी कर लेते हैं उस चक्कर में कि आगे पानी होगा, लेकिन पता चला कि आप कई बार सोचते हैं अरे ये पानी होने का भ्रम है, मिरेज बन रही है, और आप गाड़ी धीमी नहीं करते हैं, कभी कभी सही वाला पानी भी आ जाता है, उस चक्कर में आपका एक्सीडेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो वो पानी होने का भ्रम होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है रेत के टीले ऐसे बने होते हैं, और रेत के टीले भी पानी जैसे दिखाई पड़ते हैं, तो उससे मिरेज होती है। उसी से जो कुछ तस्कर वगैरह होते हैं वो पार करते हैं, इस तरह से उधर बॉर्डर पार करते हैं। घटना क्या है? मिरेज मतलब, मिरेज किस पर डिपेंड करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर डिपेंड करती है। आंसर क्या होगा इसमें? सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों का। किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। किसका इस्तेमाल करते हैं? रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो रेडियो तरंगें होती हैं ये अति सूक्ष्म तरंगें होती हैं। ठीक है, अति सूक्ष्म तरंगें होती हैं और इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी दो तरीके का रिमोट बनता है। ठीक है, जिसको हम आगे अभी आएगा किसी उसमें क्वेश्चन में तो वहां समझाएंगे। फिलहाल इसमें रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अब केंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, कोई अन्य। अब केंद्रीय बल यानी इंग्लिश में कहेंगे इसको सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स, और यह है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब केंद्रीय बल और केंद्राभिमुखी बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इस आधार पर अगर इसके आंसर को देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इसमें बी आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए अब इसी समझ लीजिएगा आप लोग। अगर कोई बल वृत्त से केंद्र की ओर लग रहा है, अगर कोई बल वृत्त से केंद्र की ओर लग रहा है, इसे क्या कहा जाता है? सेंट्रीपीटल फोर्स। लेकिन अगर कोई बल उल्टा हो रहा है यानी केंद्र से वृत्त की ओर लग रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, या जो है कोई एक उपग्रह, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है और इसके अर्थ के मान लीजिए चंद्रमा आपका सैटेलाइट है या कोई कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है ना, वो अगर यहां पर है और उसका पाथ ये बन रहा है तो क्या होगा? तो उसका पाथ क्या होगा बताइए? उस हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए आपके हिसाब से? बोलिए। पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? वो इसलिए कर पाता है क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, यानी क्या होगा आंसर इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, बने प्रतिबिंबों की संख्या है। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों, एक समतल दर्पण ये है और एक समतल दर्पण ये है, दोनों के मध्य में ये कोई क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है कि संख्या क्या होगी। एक्चुअली इसका फार्मूला है
n इक्वल टू 360 अपान थीटा माइनस 1। ठीक है, n यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या है और ये थीटा क्या है, दोनों दर्पणों के बीच बनने वाला कोण है। अब अगर दो पैरेलल समानांतर ये रखे गए हैं, क्या रखे गए हैं, दोनों दर्पण समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है और ये पैरेलल रखे गए हैं, तो इनके बीच जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n इक्वल टू 360 अपान थीटा पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर 0 हो जाएगा तो इसमें कितनी पिक्चर बनेगी, पिक्चर इसमें बनेगी इनफाइनाइट टाइप। ठीक है, इनफाइनाइट यानी अनंत कोण बनेंगे। क्या हो जाएगा, अनंत कोण बनेंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनार, सोनार का पूरा नाम आप जानते होंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का या अवश्रव्य तरंगों का। किसका इस्तेमाल करते हैं इसमें हम लोग, पराश्रव्य तरंगों का। क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी जो तीव्रता होती है वो काफी ज्यादा होती है, स्पीड भी ज्यादा होती है। तो चूंकि सोनार का इस्तेमाल क्या किसी लिए करते हैं हम, जल के नीचे किसी वस्तु का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए, या दो नदी के दो किनारे हैं, इनके किनारों के बीच की जो है दूरी ज्ञात करने में। ठीक है, या कोई चीज कहीं पर जाकर के रुक गई है, अटक गई है, डूब गई है, उसका पता लगाने के लिए करते हैं। इस्तेमाल क्या किया जाता है इसमें, पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस्तेमाल क्या होगा, ये क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा। एक दो होता है इसमें, एक सोनार होता है और एक राडार होता है। राडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जितने भी हमारे जो है ये जहाजों को, हवाई जहाजों को या मिसाइल वगैरह को देखने के लिए लगाए जाते हैं, वो कौन होते हैं, राडार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ पिघलती है तब, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। देखिए, जब ये वाटर है, ठीक है, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपके। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा याद रखिएगा, जब ये वाटर मॉलिक्यूल किसी आइस क्यूब में कन्वर्ट होंगे तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, यानी आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ता है। लेकिन जब ये क्या है, ये आइस है, ये क्या है, आइस है, यानी ये बर्फ है। लेकिन जब ये मेल्ट होगी, ये क्या होगी, मेल्ट यानी पिघलेगी, तो पिघल क्या बनेगी, फिर से ये जल बनेगी। ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन घटता है, आयतन घटता है। जब फ्रिज में आप पानी रखेंगे किसी बोतल में भर के या किसी बर्तन में रखेंगे, मान लीजिए कोई आपकी बाउल है, उस बाउल में आपने जो है वाटर सब्सटेंस रख दिया, जल रख दिया, आपने पूरा भर के रख दिया फ्रीजर में। ठीक है, अगर 1-2 घंटे बाद आप आएंगे देखेंगे तो क्या हो जाएगी, बर्फ ऊपर तक आ गई होगी, यानी उस बाउल से ऊपर तक जमी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, आयतन बढ़ गया ना। लेकिन जब उसको आप बाहर निकाल के फिर रख देंगे तो उसी बाउल के बराबर आ जाएगा पानी। इसका मतलब क्या हुआ, आयतन घट गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब बर्फ पिघलती है यानी मेल्ट होती है, पिघलती है मतलब मेल्ट होती है, तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, क्या हो जाएगा, आयतन घटता है। हमेशा कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिजिक्स पूरी तरह से बेटा क्या होती है, कॉन्सेप्ट होती है। कुछ जगहों पर फैक्ट हो सकते हैं लेकिन 100% जान लीजिए कॉन्सेप्ट होती है। ठीक है, अगर वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आपने स्टडी करी तो जितने भी क्वेश्चन नए बनाएंगे आप कहीं गड़बड़ नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने उसको रटने की कोशिश करी तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पर कई जगहों पर क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर जो है वो गलत भी दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर कई जगहों पर गलत दिया हुआ है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। इसमें जो आंसर होगा फिलहाल वो चांदी होगा। क्या होगा इसमें आंसर, चांदी होगा।
अब इसको मैं जो करंट में आपका दिया गया है उसको मैं जरूर आपको नोट करा दे रहा हूं कि इसमें किसका कितना कितना होता है। जिसका जो रेजिस्टेंस होता है, देखिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो विद्युत की सुचालकता क्या हो जाएगी, चालकता कम हो जाएगी। यानी प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चालकता कम हो जाएगी, प्रतिरोध कम होगा तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में इसको बताया था आपको मैंने। अब यहां देखिए एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका जो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 2.63 इंटू 10 की पावर 2.63 इंटू 10 की पावर -8, ये इसका रेजिस्टेंस है। अब जरा कंपैरिजन करिएगा, कॉपर का अगर आप देखेंगे, तांबा का अगर आप देखेंगे तो 1.62 इंटू 10 की पावर -8 होता है, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस देखिए इसका ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है। तो आप सब जानते हैं कि अगर एल्यूमिनियम का तार बिजली का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा बनेगा, अच्छी सप्लाई नहीं होगी। इसीलिए घरों में क्या करते हैं हम, मोस्टली कॉपर की वायरिंग कराने की कोशिश करते हैं। जिस एसी में, जिस फैन में, जिस कूलर में, कहीं पर भी कोई मोटर हो, उसमें अगर एल्युमिनियम की बाइंडिंग की गई है, उसकी लाइफ कम होती है और वो ज्यादा बिजली खाएगा। लेकिन अगर वो कॉपर का वायर है तो बिजली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर जो कंज्यूमिंग होंगी वो कम हो जाएगी। और अगर हम इसका देखें, चांदी का देखें, तो चांदी का भी मिलाइएगा आप लोग, यानी सिल्वर का मिलाइए, इसका मिलाइएगा आप लोग, तो 1.60 कितना है इसका, 1.60 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। तो अब इसका देखिए इन सब में सबसे कम किसका हो गया, चांदी का हो गया ना। अब अगर सोने को देखेंगे आप, गोल्ड को देखेंगे आप, तो गोल्ड का लमसम जो है गोल्ड का रिकॉर्ड हमारे पास अभी नहीं है, गोल्ड का मैं आपको बाद में किसी उसमें आएगा मैं जरूर बता दूंगा आपको, ठीक है, गोल्ड का। लेकिन फिलहाल इसमें सबसे कम किसका है, इसका है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। गोल्ड का मैं आपको जो रेजिस्टेंस होता है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, इसी दूसरे वीडियो में आएगा ये। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। पूरी कोशिश हमारी है कि आपको मैक्सिमम फैक्ट्स और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। फिलहाल हम नेक्स्ट सेट हमारा होगा, उस पर मिलते हैं हम लोग। इससे मैक्सिमम लाभ उठाइए, इससे मैक्सिमम कोशिश करिए कि आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन मिल सकें और कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करने की कोशिश करिए। थैंक यू।